गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए निकालने के लिए 4 रूल्स 4 सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से बोरबरी योजना और अबाउ का सिद्धांत हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बाकी की जो 2 सिद्धांत बचे हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जिनमें से एक है हुन की बहुलता का नियम और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हुन की अधिकतम बहुलता का नियम, या जिसको हम बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन का जो नियम है उसको हम बोलते हैं हुन की अधिकतम बहुलता का नियम, या इसको हम बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। एक ही कोश के विभिन्न समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, ठीक है, कोई भी हम एक कोश लेंगे और उस जाहिर सी बात है कि एक कोश में जितने भी कक्षक होंगे सबकी ऊर्जा एक जैसी होगी। तो एक ही कोश के विभिन्न समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी कोश है, हम किसी भी कोश को ले सकते हैं, तो कोई सा भी कोश है उसमें जितने भी कक्षक होंगे उन सबकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। और वो जो समान कक्षक ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कब बनता है, जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसको ही हम बोलते हैं हुन की अधिकतम बहुलता का नियम, या हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3p4। ठीक है, ये एक कक्षक है, ये एक सब सेल है ना, ये सब सेल होगा। और ये जो सब सेल होता है 3 कक्षकों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? ये जो p सब सेल होता है ये मिलकर के बनता है px, py, pz। यदि इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, ये तो जो आपका p सब सेल है, p सब सेल 3 कक्षकों से मिलकर के बना है, px, py, pz। ठीक, अब चूंकि ये सब कहां पे है, तीसरे कोश में उपस्थित है, मतलब सबकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम इन तीनों कक्षकों में भरेंगे। ठीक है, तो कैसे भरेंगे? अब देखो ये नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मतलब ये कि हम जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐसा नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हम कब बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा युग्मन कब होगा, जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। अब यहाँ पे जो हमारा pz है वहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब यहाँ पे जोड़ा नहीं बनेगा। पहले क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद जो है वो जोड़ा बनेगा। मतलब ये जो हमारा मेथड होगा वो गलत होगा, और सही मेथड क्या होगा, ये सबसे पहले हम डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर एक यहाँ जाएगा, फिर एक यहाँ जाएगा। तो जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद ही युग्मन होगा, उसके बाद ही जोड़ा बनेगा। मतलब टोटल हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ पे, अब जो चौथा है वो यहाँ आकर के बनाएगा जोड़ा। ठीक है, वो यहाँ पे आके बनाएगा जोड़ा। तो ये जो मेथड है वो गलत होगा, और राइट मेथड क्या होगा, ये होगा, ये होगी सही विधि, सही तरीका। ठीक है, यही होता है आपका हुन की बहुलता का नियम। चलिए इसको हम एक उदाहरण से और देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, हम ले लिए मान लीजिए 4d7। ठीक है, ये एक सब सेल है ना, एक सब सेल है जो कहां पे है, चौथे कोश में। अब ये जो d सब सेल है, d सब सेल जो है वो बना होता है 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है, या हम कह सकते हैं ये 5 कक्षकों में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा dxy, ये हो जाएगा dyz, ये हो जाएगा dzx, ये हो जाएगा आपका dx² माइनस y², और ये हो जाएगा आपका dz²। ठीक, तो जो d सब सेल, ध्यान रखेंगे, d जो सब सेल है वो 5 कक्षकों से मिलकर के बना होता है, और ये सभी के सभी कहां होंगे, तो चूंकि हमने लिया है क्या 4d, तो मतलब ये सब के सब होंगे चौथे कोश में। ठीक, तो ये सारे जो कक्षक है वो कहां उपस्थित है, चौथे कोश में।
मतलब हमने क्या किया है, एक ही कोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों को हमने लिया है। ठीक है, तो ये 4d5 कितने से बना हुआ है, 5 कक्षकों से मिलकर के बना हुआ है और उन सबकी एनर्जी बराबर है। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही कोष में उपस्थित है। अब यहाँ पे है टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कैसे बांटेंगे? तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 2, यहाँ डाल दिया 2, 4, ये 2 6 और 1 7। ठीक, इस तरह से करेंगे ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि युग्मन तब होगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पे अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, मतलब ये मेथड गलत होगा। ठीक है, अब सही मेथड क्या होगा? तो सही मेथड के लिए देखिए, ये आपका डी कक्षक और डी सबसेल, ये बना है आपके 5 कक्षकों से। अब देखिए सही मेथड क्या होगा, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहले डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे, 2 3 4 5। अब उसके बाद जब सभी में एक एक आ गया तब जाकर के बनेगा जोड़ा, तब जाकर के होगा युग्मन। ठीक है, इस तरीके से। तो जो छठवां है यहाँ पे आकर के इसके साथ जोड़ा बनाएगा, सातवां जो है यहाँ पे आकर के इसमें जोड़ा बना लेगा। ठीक, तो ये होगा हमारा राइट मेथड। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसी को हम बोलते हैं हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, अब ये अधिकतम बहुलता क्यों लिखा गया है, इसको तो हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं ना, हुंड का नियम या हुंड्स रूल, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इसमें अधिकतम बहुलता शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है, या इस अधिकतम बहुलता का मतलब क्या होता है? तो चलिए उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक डी कक्षक। ठीक है, हम ले लेते हैं एक डी कक्षक, और जो डी कक्षक होता है कैसा होता है, और सॉरी हम ले लेते हैं डी सबसेल, और ये डी सबसेल जो होता है वो 5 कक्षकों में इस तरह से बटा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने क्या ले लिया, डी कक्षक। ठीक, डी सबसेल लिया, और ये डी सबसेल जो है 5 कक्षकों में बटा हुआ है। अब ये जो डी कक्षक है, मान लीजिए हम इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हम इस तरह से बांटते हैं, ये ऐसा। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम बांटते हैं। तो ऐसा बांटना सही नहीं रहता। ठीक है, क्यों? इसका क्या कारण है कि हुंड ने बोल दिया कि यार ऐसा हम नहीं बांटेंगे, हमको कैसा बांटना है, तो हमको बांटना है ऐसा। ये जो 5 कक्षक होंगे इस तरह से, तो इसमें सबसे पहले आप एक एक को डाल दो, और उसके बाद यदि कोई बच जाता है तो उसको डबल करो। ठीक है, हुंड ने बोल दिया ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। अब ऐसा बोलने के पीछे क्या कारण था? ठीक है, तो ऐसा बोलने के पीछे जो कारण था वही है आपका अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, उसको आप समझिए। मान लीजिए हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ठीक, तो इस तरह से यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में ये प्रवृत्ति होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित। मान लीजिए एक कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ऋण आवेशित होंगे। और हम ये जानते हैं कि ऋण आवेश या धन आवेश जो समान ध्रुव होते हैं, समान आवेश होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि इनको हम यदि एक साथ भरेंगे इस तरह से, ठीक, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में ऋण आवेश है, दोनों में प्रतिकर्षण तो होगा ही, होगा ना, दोनों में प्रतिकर्षण होगा ही। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखें कि यदि हमने इसको अलग अलग भरा तो यहाँ पे प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षक में त्रिविम में इस प्रकार की व्यवस्था चाहता है कि वो कम से कम प्रतिकर्षण महसूस करे, और कम से कम प्रतिकर्षण के लिए ही वो क्या करता है, यदि उसमें प्रतिकर्षण कम होगा तो ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, और कम से कम प्रतिकर्षण के लिए वो क्या करता है, इस प्रकार की व्यवस्था अपनाता है कि उसको प्रतिकर्षण का अनुभव जो है वो कम हो। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जैसे एक ही कोश में हमने 2 भर दिया, ये 2 भर दिया, यहाँ पे 2 खाली है। इस व्यवस्था में यदि हम देखें तो यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, ये सिंगल है, यहाँ पे कम होगा, लेकिन इनके बीच में ज्यादा होगा क्योंकि एक ही जगह भरे हुए हैं। ठीक, तो ज्यादा बेहतर क्या होगा कि इनको ऐसा भरे कि वो कम प्रतिकर्षण में हो। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको एक एक करके हमने डाल दिया। अब मान लीजिए छठवां इलेक्ट्रॉन आता है, मान लीजिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जितने भी कक्षक है वो तो सब भर गए। अब उसको कहां करेंगे, अब ये जो कक्षक है
इसमें हम दूसरे कक्षक में तो नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि दूसरे कक्षक की एनर्जी अलग होगी, दूसरे कक्षक का एनर्जी लेवल अलग होगा। तो हमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है इसी एनर्जी लेवल में रहेगा, ठीक, इसी एनर्जी लेवल में रहेगा, आगे तो जाएगा नहीं। तो अब क्या करते हैं, सब में तो एक एक हो ही गया, अब कहाँ जाएगा? अब वाली बात आती है मरता क्या ना करता, ठीक है भाई, बेघर होने से अच्छा है कोई भी घर मिल जाए, ठीक है, चलो एक की जगह दो एडजस्ट रहेंगे, ऐसा वाला चक्कर, ठीक। तो अब जो छठवां इलेक्ट्रॉन आता है क्या होता है, वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, अब वो यहाँ आ जाता है, ये यहाँ, ठीक। अब आप ध्यान दो कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम ऐसा उल्टा क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा उल्टा क्यों करते हैं? यदि मान लीजिए कि छठवां इलेक्ट्रॉन को तो हमने जोड़ा बना दिया, लेकिन जोड़ा बनाते समय हम उसका स्पिन को चेंज क्यों करते हैं, इसको ऊपर क्यों, ये जो है ऊपर क्यों नहीं रहता, ये स्पिन इसका चेंज क्यों हो जाता है, ये स्पिन ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए कि सबसे पहले तो ये डबल है, जोड़ा बन गया, मतलब यहाँ पे इनके मुकाबले थोड़ा प्रतिकर्षण तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो जाएगा उन लोगों का, ठीक है। अब जब झगड़ा शुरू हो जाएगा और दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा झगड़ा होगा, ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, और यदि उनका दिशा चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण कुछ समय के लिए या थोड़ा सा कम तो होगा, मतलब कि दोनों को एक ही दिशा में स्पिन करेंगे तो ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, और यदि अलग अलग स्पिन करते हैं तो प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मुख्य चाहत कौन सी है कि भाई मैं कम से कम प्रतिकर्षण पे रहूं, मतलब मैं कम झगड़ा करूं, कम टेंशन पालूं, ठीक है। तो कम प्रतिकर्षण के लिए, कम झगड़ा हो, इसलिए सबसे पहले क्या करेगा कि सब में एक एक जाएगा, उसके बाद बच गया तो जोड़ा बनेगा, और जो जोड़ा भी बनेगा वो कैसा होगा, उल्टे स्पिन वाला होगा, ठीक है, उल्टी दिशा में घूमने वाला होगा, ताकि वहां पे प्रतिकर्षण को भी थोड़ा हद तक कम किया जा सके, ठीक। तो इस कारण से इस तरह की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनों में होती है, और यही होता है आपका हुंड का नियम। अब इस चीज को हम यदि ध्यान से देखें, फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों संरचना को हम ध्यान से देखें तो इन जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखें तो एक है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम तो देखें तो 4 है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, या जो कक्षक होते हैं और उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा होती है, ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूनतम प्रतिकर्षण में रहना चाहेंगे, और न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए क्या करना चाहेंगे, वो अकेले रहना चाहेंगे। मतलब कि उनमें अकेले रहने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा होगी, और अकेले रहने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिकतम बहुलता का नियम। क्लियर? ये होता है अधिकतम बहुलता का नियम कि कोई भी जो कक्षक है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो कम प्रतिकर्षण के लिए अलग अलग रहना चाहेंगे। इस वजह से हम या इसको हम उल्टे शब्द में कह सकते हैं कि उनमें अलग अलग रहने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती है, जोड़े में रहने की प्रवृत्ति कम होती है। इसी को हम बोलते हैं अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, और यही वजह है कि सबसे पहले वो अलग अलग रहना चाहता है, और उसके बाद भी यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तब मजबूरी है जोड़ा बनाओ। ठीक है, तो ये होता है हुंड की बहुलता का नियम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आइए देख लेते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक है, यह है इसका कथन कि कोई भी आप परमाणु लीजिए और उस परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से कोई सा भी आप दो इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का यदि हम क्वांटम संख्या निकाल करके देखेंगे तो उस क्वांटम संख्या में चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी। एक समान हो सकता है, 2, 3 समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा जो होगा वो अवश्य ही भिन्न होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। चलिए उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते उदाहरण के लिए, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 इस तरीके का। ठीक है, इसको हम हुंड के अनुसार भी देख लेते हैं। s है तो s के लिए एक कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
ये भी s है, इसके लिए भी एक कक्षक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। p सब शेल के लिए 3 कक्षक हो जाएंगे और टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों कैसे भरेगा? अभी हमने देखा उनके नियम अनुसार, मतलब सभी में चला जाएगा एक एक, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। आप कोई सा भी उठा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और एक ले लेता हूँ मैं इसको ले लेता हूँ, या इसी को ले लेता हूँ, ये इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? दूसरा। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका चौथा। ठीक, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसका हम क्वांटम संख्या निकालते हैं, तो ये हो जाएगा NLMS। चलिए, तो जो हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे है? 1s में है, तो 1s में है तो n का मान हो जाएगा 1। कौन सा कक्षक है? s कक्षक है। तो चलिए, अब n का मान 1 है तो l का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा, और s का मान कैसा होगा? तो देखिए ये कैसे घूम रहा है, घड़ी के उल्टा, तो इसका मान जो हो जाएगा √1/2। ठीक, अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का हम निकाल लेते हैं, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए N, L, M और S का मान। अब चलिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन है 2s में, तो n का मान हो जाएगा 2। n का मान 2 है तो l का मान क्या होगा? l का मान होगा 0 और 1, दो मान होता है। बट इलेक्ट्रॉन किस में है? s में है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? 0 को लेंगे, 1 हट जाएगा, क्योंकि 1 किसके लिए हम लेते हैं? p कक्षक के लिए। अब उसके बाद l का मान 0 है तो m का मान भी 0 ही होगा। अब उसके बाद आप देखिए s का मान तो कैसा है? ये भी उल्टा ही घूम रहा है, तो इसका s का मान हो जाएगा √1/2। ठीक, अब दोनों में आप कंपेयर करिए, दोनों में l का मान बराबर है, m का मान बराबर है, s का मान भी बराबर है, बट अलग क्या है? n का जो मान है दोनों में अलग है। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या निकाल लीजिए, दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके चारों क्वांटम संख्या में 1 या 2 भिन्नता जरूर होगी। ठीक है, चारों के चारों समान नहीं हो सकते। ठीक, अब मान लीजिए ये चारों समान कब होंगे? ठीक है, इसको भी आप समझिए थोड़ा सा, है ना? सबके सब यही बताते हैं समान नहीं होते, समान नहीं होते। ठीक है, आइए देख लेते हैं समान कब होगा, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? तो उसको हम देख लेते हैं कि ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक कक्षक ले लिया, क्या ले लिया? 2s, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यदि हम क्वांटम संख्या निकालते हैं, तो ये हमारा चौथे इलेक्ट्रॉन का निकल चुका है। ये कौन सा होगा? हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन। इस तीसरे इलेक्ट्रॉन का भी अपन निकाल लेते हैं। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन का हम निकाल लेते हैं। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन का हम क्वांटम संख्या निकालते हैं, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका निकालते हैं, तो इसका N, L, M और S, इसका मान। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? तो थर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका 2s में, तो n का मान हो जाएगा 2। ठीक है, कौन सा कक्षक है? s कक्षक है, तो l का मान हो जाएगा आपका 0। उसके बाद देखिए l का मान 0 है तो m का मान भी 0, और कैसा घूम रहा है? ऊपर की ओर है, तो इसका s का मान क्या हो जाएगा? (1/2). ठीक, अब इनको देखिए कि ये जो है थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ, ठीक, इन दोनों को देखिए, ये होगा आपका थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। अब दोनों में आप देखिए n बराबर l बराबर m बराबर s जो है वो अलग है। यहाँ पे s जो है -1/2 है, यहाँ पे +1/2 है। ठीक, अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें और यदि होता तो, ठीक है, अर्थ का अनर्थ बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने घुसा दिया जबरन, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैं डाल देता हूं, चलिए ये, अब या तो वो सीधा घूम रहा होगा या तो उल्टा घूम रहा होगा, कहीं कैसा भी ले लो आप। मान लो मैं ले लेता हूं कि वो सीधा घूम रहा है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये होगा ना 5वां,
1 2 3 4 5। अब इस पांचवें इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या निकालते हैं और फिफ्थ को हमने कहां रख दिया, इसको आप कर दो 2s3। ठीक है, होता नहीं है, कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2s3 कर दिया और इसी में 3 इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ दिया। अब इसका क्वांटम संख्या निकालो, इसका क्वांटम संख्या निकालो। तो अब क्या होगा, इसके लिए n l m और s का मान। चलिए ठीक है, कसरत करिए थोड़ा दिमाग का। तो अब ये है कहां पे है, 2s में है, तो n का मान क्या हो जाएगा 2, s कक्षक है तो l का मान 0, l 0 है तो n भी 0। ठीक है, अब कैसा घूम रहा है, ऊपर की ओर, तो इसका s का मान क्या हो जाएगा, धन 1/2। ठीक, अब इससे मिलाइए तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, जो पांचवा जिसको हमने जबरन कर घुसाया, अब इनका मिलाइए, तो जो तीसरा है और जो पांचवा है, दोनों की चारों क्वांटम संख्या समान है। ठीक है ठीक, देखते जाइए, देखिए क्या होता है। तीसरा और पांचवा दोनों की चारों क्वांटम संख्या समान है। अभी तक पढ़ा तो समान नहीं होता है, हमने समान कर दिया। ठीक है, जबरदस्ती का। देखिए n बराबर l बराबर m बराबर s, दोनों का बराबर। ठीक है, तो अब मान लीजिए, अब यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि पाउली का सिद्धांत कहता है कि चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। मतलब क्या, मतलब कि किसी भी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो चारों क्वांटम संख्या भी समान होगी। पॉइंट को समझिए, जो मैं कहना जा रहा हूं उसको समझिए कि पाउली कहता है कि चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। ठीक है, और हमने यहाँ क्या किया, चारों क्वांटम संख्या समान कर दिया। तो चारों क्वांटम संख्या समान कब होगी, जब किसी एक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित, सॉरी किसी एक कक्षक में किसी एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित होंगे, तब जो है चारों क्वांटम संख्या समान होगी। ठीक, अब इसी को हम उल्टा शब्द में कहें कि चारों क्वांटम संख्या समान इसलिए नहीं होती क्योंकि किसी भी कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के जो घूमने की दिशा होती है वो अलग होती है। समझ रहे हैं? ठीक है, किसी भी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए 3 नहीं होंगे। यदि 3 होंगे तो चारों क्वांटम संख्या भी समान हो जाएगी, सीधी सी बात। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, हमको 2 कैलकुलेशन, 2 निष्कर्ष हमको निकालना है। क्या क्या उसको ध्यान दीजिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहला चीज, या तो चारों क्वांटम संख्या समान नहीं है, पहला, और या तो चारों क्वांटम संख्या समान होगी। समान कब होगी, जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो समान होगी। ठीक, अब पाउली कहता है कि समान नहीं है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। किसी भी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ ही क्या होगा, उल्टा घूमेगा। यदि मान लीजिए किसी में 2 इलेक्ट्रॉन ही हम रख देते हैं, इसको भी आप समझिए, यदि किसी में मान लीजिए इसी में हमने 2 इलेक्ट्रॉन ही रख दिया और दोनों को एक ही दिशा में रख दिया, ठीक है, तो भी तो क्वांटम संख्या समान हो जाएगी। यदि मान लीजिए 2 ही रख देंगे तो क्वांटम संख्या दोनों एक तरह है, तो भी तो समान हो जाएगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो रहा है। क्या क्या कंडीशन, कि किसी एक कक्षक में या तो आप 3 इलेक्ट्रॉन कर दो, या तो फिर उसमें दोनों की जो घूमने की दिशा उसको एक ही दिशा में कर दो। तो इन दोनों कंडीशन में चारों क्वांटम संख्याएं बराबर होंगी। ठीक, और यदि चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती, मतलब ये दोनों जो बातें हैं वो पूरी तरह से गलत है। कौन कौन सी बातें, कि किसी भी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन का होना ये भी गलत है, और किसी भी कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके जो घूमने की दिशा है वो एक ही दिशा में होना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब किसी भी कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और किसी भी कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में नहीं घूम सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पाउली का जो ये सिद्धांत था, पाउली के सिद्धांत ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में होंगे। इसीलिए चूंकि किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने की जो संभावना है वो यहाँ पे पूरी तरह खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अपवर्जन का सिद्धांत, है ना, नहीं तो पाउली का सिद्धांत बोल सकते थे। ठीक, अपवर्जन शब्द जोड़ने का मतलब वही है कि ये क्या करता है कि किसी भी कक्षक में
3 इलेक्ट्रॉन के होने का या उनके स्पिन का एक ही दिशा में होने के जो संभावना है उसको खत्म कर देता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक, तो ये था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और आप जबरदस्ती का 3 इलेक्ट्रॉन मत घुसाना, ठीक है है ना। मैं इसका समझाने के लिए आपको जो निष्कर्ष आपको बताना चाहता था उसको समझाने के लिए जबरन का होशियारी है ना ठीक है, तो चलिए यहाँ पे खत्म होता है हमारी आज की क्लास। उसके बाद बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।